एक साल पहले मैं प्राचीन सीमा क्षेत्र में आया और एक सबसे शक्तिशाली बर्गर सिस्टम जागृत हुआ। मैंने सोचा कि सिस्टम के समर्थन से मैं जल्दी ही जीवन के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन सिस्टम ने शुरुआत में मुझे केवल अनंत बर्गर और कोका कोला प्रदान किया। यह जगह शुआफांग काउंटी कहलाती है। यह सबसे दूरस्थ काउंटी है, बहुत गरीब है, और बुरी बात यह है कि बाहर सूखा पड़ा है। बाहर लगभग 3000 शरणार्थी हवा चलने पर भी हिलते हैं। मेरे दिमाग में यादों के अनुसार 3 दिन बाद पास के पहाड़ पर काले पवन किले को अनाज उधार लेने आना है। सीधा शब्दों में कहें तो यह शहर का नरसंहार है। यह शुरुआती क्षेत्र की कठिनाई भी बहुत कम है। मैं अपने हाथ में बर्गर और कोका कोला को देखता हूं। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। बर्गर उच्च कैलोरी है, कोका कोला उच्च चीनी है। क्या यह आधुनिक पूंजीपतियों द्वारा कर्मचारियों को तेजी से ऊर्जा प्रदान करने के लिए नहीं है, ताकि वे मैं एक बेरहम फोरमैन की भूमिका निभाऊंगा। मैं इस जंक फूड का इस्तेमाल करके इन आवारा लोगों की ताकत का एक एक कतरा निचोड़ लूंगा और शहर की उन दीवारों को बनवाऊंगा। यह सोचते ही प्राचीन दुनिया को लेकर मेरे मन में जो भी थोड़ा बहुत डर बचा था, वह मेरी पूंजीवादी सोच के आगे तुरंत ही चूर चूर हो गया। मैंने एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी और उस खस्ताहाल काउंटी दफ्तर से पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर कदम बढ़ाया। गले में भारीपन लिए उसने मिन्नत की, सर मैं आपसे भीख मांगता हूं, कृपया हमें जिंदा रहने का कोई रास्ता दिखाएं। हमने इतने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है कि अब हम सचमुच भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उसके पीछे खड़े लोग जो पूरे दिन घुटनों के बल बैठे इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी उसकी बात दोहराई। मैं आपकी मुश्किलों से अच्छी तरह, अब मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूं। सबने ऊपर देखा और एकटक मेरी ओर घूरने लगे। आज से आगे मैं यह अधिकारी इन डगमगाती संरचनाओं से एक दीवार, हर कोई पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, जब तक मैं उसे हिला सकता हूं, तुम सब मेरे लिए काम करोगे। आवारा लोगों के बीच हलचल मच गई। उनके चेहरे गुस्से और निराशा के मिले जुले भावों से विकृत हो गए। काम? उनमें तो खड़े रहने की भी मुश्किल से ही हिम्मत बची थी। वे काम कैसे करते? क्या ये अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करने जैसा नहीं था? सर, मैं यह जानता हूं, इसलिए यहां मेरा नियम यह है, कोई मजदूरी नहीं। भीड़ एकदम भड़क उठी। आप चाहते हैं कि हम बिना पैसे के काम करें? आप तो हमें मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। चलो इनसे लड़ते हैं। जब मैंने उन आवारा लोगों को अपनी मुट्ठियां भींचते और उनकी आंखों को गुस्से से लाल होते देखा, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी बाहर से मैं एक चट्टान की तरह अडिग बना रहा। मैं ठीक यही असर चाहता था। पहले उन्हें हताशा की हद तक पहुंचाना और फिर उन्हें एक छोटा सा लालच, चावल की खिचड़ी कैसी रहेगी? क्या तुम दिन में एक कटोरी भी खा पाओगे? उनकी नजरों में महज एक कटोरी खा पाना, ऐसी पतली और पानी जैसी खिचड़ी कि उसमें कोई अपना चेहरा भी देख सकता था, एक बहुत बड़ी नेमत थी। मेरे होंठों के कोने ऊपर की ओर, सपने देखते रहो। अपनी बाह को जोर से लहराते हुए मैंने खुले मैदान की ओर चिल्लाकर कहा, खाना हाजिर करो। वहां मौजूद सभी लोगों की डरी हुई और हैरान नजरों के सामने एक छोटा सा पहाड़, जिस पर कागज में लिपटे अनगिनत हैमबर्गर ऊंचे तक सजे थे, चट्टान के ठीक सामने वाली खाली जगह पर अचानक हवा में से प्रकट हो गया। उसके बगल में एक और छोटा सा पहाड़ खड़ा था। यह काले रंग की बोतलों से बना था, जिनमें एक गहरा तरल भरा था जो वे सब हक्के बक्के रह गए। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी इतनी भीनी भीनी खुशबू नहीं सूंघी थी। यह क्या है? यह तो सफेद आटा है। मुझे इसकी खुशबू आ रही है। यह तो सफेद आटे से बना बन है और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसमें मीट भी है। हर कोई बर्गर के उस पहाड़ को टकटकी लगाकर देख रहा था और उनके गले से निगलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस नजारे के जबरदस्त असर से खुश होकर मैंने अपने हाथ में एक बर्गर उठाया और उसका एक बड़ा सा निवाला लिया। पानी की एक बोतल एक ही घूंट में खाली हो गई। चिंता मत करो, अभी और भी बहुत है। देखने वाले पूरी तरह से हैरान थे। यह सचमुच असली था। कांपते हुए वांग डेंगशिंग आगे बढ़ा और बर्गर के ढेर में से एक उठा लिया। उसके छूने पर जो गर्माहट और मुलायम लचीलापन महसूस हुआ, उससे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वह 60 साल से ज्यादा जिया था और उसने शायद ही कभी कोई सादा वांग डेंगशिंग पूरी तरह से जम सा गया।
उसकी गहरी झुर्रियों वाली गालों से धुंधले बुढ़ापे के आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। अचानक एक जोरदार धम्म की आवाज के साथ वह एक बार फिर मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने हाथों में पकड़े हैमबर्गर को इतनी कसकर जकड़ रखा था मानो वह कोई बेजोड़ खजाना थामे हो। माय लॉर्ड! वांग डेंगशेंग बेकाबू होकर बिलक पड़ा। क्या ये सूली पर चढ़ने से पहले हमारा आखिरी भोजन है? यह सोचकर कि वे वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले, मैंने तय किया कि मरने से पहले उन्हें एक आखिरी बार पेट भर खाना खिला दूं ताकि आगे की यात्रा के लिए उनमें थोड़ी ताकत आ जाए। लेकिन मेरे पीछे खड़े उन बेचारे लोगों में से जिसे भी बर्गर मिला, उसने जैसे ही पहला निवाला लिया वह वहीं जमीन में समा गया। फिर चारों ओर से रोने बिलखने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये आखिरी खाना? अरे बकवास करना बंद करो। मैं तो बस एक बेरहम पूंजीपति हूं जो तुम्हारी मेहनत का शोषण करना चाहता है। तुम असल में इसके लिए मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? कहानी तो इस तरह से आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, नीचे उन 3000 मड स्ट्रीम्स को देखते हुए जो मेरे नीचे घुटनों के बल झुके हुए थे और इतनी जोर से रो रहे थे कि सूखे छिलकों जैसे लग रहे थे। मुझे लगा कि दुनिया को देख मेरी बातें उनके मुंह से निकलकर जीवन के अंतिम समय की देखभाल जैसी क्यों लगने लगी। सब लोग पास खड़े रो क्यों रहे हैं? मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने खुद को सख्त किया और उन पर चिल्लाया, किसने कहा कि यह आखिरी खाना है? खाना खत्म करो और फिर काम पर लग जाओ तुम सब। तुम्हें शहर की दीवारें ठीक करनी है। अगर किसी ने भी अंधेरा होने से पहले काम में ढिलाई बरती तो वह अपने रात के खाने को भूल जाए। मुझे लगा कि मेरा लहजा काफी। एक जोरदार गर्जना के साथ भीड़ पूरी तरह से जोश से भर उठी। हे भगवान, यह फांसी से पहले का आखिरी भोजन नहीं है। हमें आज रात खाना मिलेगा और उसके बाद हर भोजन में गुरुजी तो साक्षात बोधिसत्व हैं। हमें बचाने के लिए स्वर्ग से उतरे एक दिव्य देवता। वांग जेनशिंग, जो जबरदस्त उत्साह से कांप रहे थे, अचानक उछलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और पूरी सभा को संबोधित करते हुए चिल्लाए, क्या तुम सबने यह सुना? मानो किसी सामूहिक आवेग में बहकर वे 3000 बेघर लोग अपने हैमबर्गर बड़ी ललक से खा गए और फिर बड़ी सावधानी से अपनी कोला की बोतलें खोली। जब पहले आदमी ने एक घूंट लिया और वह मीठा फिज वाला पेय उसके गले से नीचे उतरा तो वह पूरी तरह से जड़ हो गया। जैसे ही उसने उस गहरे चमकदार पेय को निगला, उसे ऐसा लगा मानो उसके पेट के अंदर छोटे छोटे हथौड़े बज रहे हों और अचानक उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। यह तो कोई दिव्य पेय है, जरूर यह कोई 3 दिनों से कुछ न खाने की वजह से आई कमजोरी पल भर में ही दूर हो गई। लोगों के इस झुंड को देखकर जो ऐसे लग रहे थे मानो उनमें क्या यह सच में है? मुझे नहीं पता। इस समय में आम लोग साल भर में मुश्किल से कुछ बार ही भरपेट खाना खा पाते हैं और इस तरह की उच्च चीनी युक्त गैस वाली पेय पदार्थों के बारे में तो बात ही मत करो। उनके सूखे शरीर के लिए इसका प्रभाव उत्तेजक दवाओं के समान है। भरपेट खाने के बाद मुझे उन्हें प्रेरित करने की जरूरत नहीं थी। वांग जेनशिंग ने नेतृत्व किया। 3000 प्रवासी, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, औजार उठाकर टूटे हुए दीवारों की ओर दौड़ पड़े। वे जैसे जान की परवाह किए बिना पत्थर उठाने लगे। गर्मी में काम करते हुए जो पत्थर पहले 10 लोगों के लिए उठाना मुश्किल था, अब 3-4 हैमबर्गर। मैं काउंटी कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा था, दूर के दृश्य को देख रहा था। मेरा मुंह एक अंडे के आकार का खुला था। यह तो बहुत ज्यादा प्रभावी है। मैंने सोचा था, ये लोग जो कुछ दिनों से भूखे थे, अगर कुछ खा लेते हैं तो थोड़ी ताकत वापस पा लेंगे। लेकिन अब ये जोश, ये प्रवासी नहीं है, ये तो जैसे एक उग्र निर्माण श्रमिकों का समूह है। 3 दिन बीत चुके हैं। शुओफांग काउंटी की वह दीवार जो कई वर्षों से पहाड़ी डाकुओं द्वारा ध्वस्त की गई थी, चमत्कारिक रूप से फिर से बनाई गई है, यहां तक कि पहले से भी ऊंची और मोटी। इन हर दिन खाने और सोने के अलावा वे पागलों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से एक शिफ्ट का आयोजन किया है। दिन में 12 घंटे काम की जगह पर हमेशा कोई ना कोई होता है। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। कुछ ठीक नहीं है। यह बहुत अजीब है।
मैं काउंटी कार्यालय की टूटी कुर्सी पर बैठा हूं। हैमबर्गर चबाते हुए मेरी भौहें तनी हुई हैं। सामान्यतः इस तरह की उच्च तीव्रता वाले काम पर किसी को हड़ताल करने की यह कृतज्ञता नहीं है, बल्कि जुनून है। यहां तक कि एक प्रकार की श्रद्धा और भय भी है। वे आखिर क्या सोच रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तय किया कि रात में काम के शेड के पास जाऊंगा, सुनूंगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। रात गहराई में काम के शेड में कोई आग नहीं जल रही थी, लेकिन सभी लोग जाग रहे थे, एक साथ बैठे हुए। माहौल बेहद गंभीर था। वांग जिनशेंग सबसे बीच में। एक मजबूत आदमी ने पूछा, गांव के मुखिया, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में शक्ति जैसे खत्म नहीं हो रही। पहले मैं एक 100 पाउंड का बोरा उठाने में मुश्किल महसूस करता था, अब 200 पाउंड का पत्थर मैं एक हाथ से उठा सकता हूं। मैं भी, और मुझे लगता है बड़े लोगों द्वारा दिए गए ताजे पत्थर खाने के बाद मेरे पुराने रोग काफी हद तक ठीक हो गए हैं। एक और व्यक्ति ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शराब। एक युवा आदमी ने उत्साहित होकर कहा, हर दिन काम करते हुए थक जाते हैं, बस एक घूंट पीते ही तुरंत ऊर्जा से भर जाते हैं। यह कोई सामान्य चीज नहीं है। वांग जिनशेंग ने सिर हिलाया, उनका चेहरा और गम। यह एक शुद्ध सफेद आटे की रोटी है जिसमें बेहतरीन गोमांस का पैटी है। वह पानी जिसे कोला कहते हैं। यह एक ताजा शराब है जो लोगों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने एक क्षण रुककर सभी की ओर देखा। क्या आपने कभी सोचा है, इस स्तर का भोजन न केवल हम प्रवासी बल्कि राजधानी में सबसे कुशल गार्ड भी शायद इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। सभी लोग चुप हो गए, सांसों की आवाजें भारी हो गईं। हाँ, यह बहुत असामान्य है, वांग जिनशेंग ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा। मैं सोचता रहा, केवल एक ही संभावना है। सभी की नजरें उन पर केंद्रित हो गईं। बड़े लोग हमें सैनिक बना रहे हैं और यह हमें दिन के नाम के मरने वाले सैनिकों के रूप में तैयार कर रहे हैं। मरने वाले सैनिक शब्द सुनते ही पूरे काम के शेड का माहौल जैसे ठहर गया, ताकि महत्वपूर्ण क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान दे सकें। गांव के मुखिया, क्या आपका मतलब है कि बड़े लोग हमें इतना अच्छा खाना दे रहे हैं ताकि हम मरने के लिए जाएं? किसी ने कांपते हुए पूछा। बेवकूफ, वांग जिनशिंग ने धीरे से कहा, क्या यह मरना है? यह तो एक बड़ा अवसर है। वह खड़ा हो गया, उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था। हम क्या हैं? हम प्रवासी हैं, लेकिन अब क्या है? बड़े लोगों ने हमें कभी न देखे गए सम्मान दिया है। हमें ऐसे भोजन खाने को मिला है जो केवल देवताओं को मिलता है। वह क्यों सीधे नहीं कहते? क्योंकि यह एक अवसर है। बड़े लोग अच्छे मरने वाले सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो दरबार को भी हिलाकर रख देगा। बड़े लोग नहीं कहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि यह बात बाहर आए। वे नहीं चाहते कि हम डरें। हमें पहचानना चाहिए, बड़े लोगों ने हमें नया जीवन दिया है। हमें अपनी जान बड़े लोगों को वापस देनी चाहिए। वांग जिनशिंग के शब्दों ने सभी के दिलों में उस थोड़ी सी आशा और बेताबी को जगा दिया। हाँ, गांव के मुखिया सही कहते हैं, यह जीवन बड़े लोगों का है। आज से मैं बड़े लोगों का मरने वाला सैनिक हूं। जो भी बड़े लोगों का अपमान करेगा, मैं पहले उसे फाड़ दूंगा। श्रमिकों में गुस्सा भड़क गया, यहां तक कि कुछ ने अपनी उंगली काटकर दीवार पर रक्त से लिखने का इरादा किया। ठीक उसी समय काम के शेड का पुराना दरवाजा खुल गया। मैं एक बड़े हंसते हुए अंदर आया। काफी देर बाद वांग डेंगशिंग ने कांपते हुए कहा, क्या आपने देखा? बड़े लोग रात में भी निरीक्षण कर रहे थे। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी वफादारी की परीक्षा। हम अभी शोर करने वाले थे। अगर बड़े लोग मान लेते कि हमारी मानसिकता मजबूत नहीं है तो परिणाम भयानक हो सकता था। तब मुझे समझ में आया, बड़े लोग हमें जल्दी सोने के लिए कह रहे हैं। यह हमें ऊर्जा इकट्ठा करने का संकेत है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। मैंने एक ठहराव लिया। मैंने बड़े लोगों की मेहनत को बर्बाद करने के कगार पर था। सभी लोग अचानक समझ गए। मेरी ओर जाते हुए उनकी आंखों में उत्साह और गहरा हो गया। उन्होंने एक साथ अपने शरीर को झुका लिया, एक समान तरीके से दरवाजे की दिशा में चुपचाप एक सिर झुकाया। मरना जीतने की आत्मा शिक्षा का पहला नियम है। बड़े लोगों के मेरे दिल का भारी पत्थर आखिरकार आधा गिर गया, लेकिन दूसरा आधा और भी ऊंचा लटक रहा था। काले तूफान का गढ़ पूर्व काउंटी प्रमुख द्वारा छोड़ी गई उस थोड़ी सी याददाश्त के अनुसार ये पहाड़ी डाकू कोई साधारण लोग नहीं है। 800 से अधिक लोग, हर एक खतरनाक जीवन जीने वाले हैं।
गढ़ का नेता। काला तूफान एक ऐसा व्यक्ति है जो हाथों से बाघ और तेंदुआ को चीर सकता है। 3 दिन की समय सीमा। आज आखिरी दिन है। मैं पूरे दिन बेचैन रहा। काउंटी के मेरे हाथों में पसीना था। अच्छा रास्ता। अब दीवारें मरम्मत हो गई हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते ही मैं भाग नहीं सकता। और बाहर का इलाका सुनसान है। मैं एक आधुनिक कर्मचारी हूं। बाहर भागने पर या तो जंगली भेड़िया मुझे खा जाएगा या अन्य प्रवासी मुझे मांस के लिए काट देंगे। समर्पण। क्या मजाक कर रहे हैं? काले तूफान के उन लोगों के गुण, चंद में घुसते ही वे निश्चित रूप से लूटपाट और हत्या करेंगे। मैं इस काउंटी का प्रमुख पहले व्यक्ति बनूंगा जिसे चंग के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। कड़ी मेहनत। मैं एक समूह प्रवासियों के साथ हूं जिन्होंने कुछ दिनों से भरपेट खाना खाया है। हालांकि उनकी ताकत काफी बढ़ गई है, लेकिन उनके पास एक भी सही चाकू नहीं है। काले तूफान के लोग तो मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। सिस्टम, क्या आप यहां हैं? मैंने अपने दिल में पागल होकर पुकारा। क्या कोई नए खिलाड़ी का उपहार पैकेज है? कुछ बंदूकें और गोला। अब मैं एक ऐसे खिलाड़ी की तरह हूं जो खेल में अचानक कुछ पाता है, लेकिन पता चलता है कि दिए गए उपकरण बॉस को नहीं हरा सकते। मुझे मरने की इच्छा हो रही है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। संतरी की लाल रोशनी शुओफांग की टूटे हुए दीवारों पर पड़ रही है। न केवल कोई गर्माहट नहीं है, बल्कि एक खतरनाक रक्त रंग की छाया भी है। दीवार से एक तेज चीख सुनाई दी। एक चौकीदार आदमी सीढ़ी से गिरकर काउंटी कार्यालय में घुस आया। उसका चेहरा सफेद था। बड़े लोग आ गए। काले तूफान के लोग आ गए। काले रंग की भीड़ है। मेरे दिल में एक धक्का लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने कमजोर पैरों को सीधा करने की कोशिश की। पास में रखी एक तेज चाकू उठाई और धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगा। हर कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मेरे गले से बाहर कूदने वाला है। मैं एक गंदा खून वाला घोड़ा हूं। मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? यह रोने की इच्छा है। जब मैं मुश्किल से दीवार पर चढ़ा, बाहर देखा तो एक ठंडी सांस खींची। दूर क्षितिज पर धुआं उठ रहा था। एक बड़ी काली छाया शुओफांग की दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार कम से कम 700-800 लोग हैं। हर एक घोड़े पर सवार है एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो एक भालू की तरह बड़ा है, काले चेहरे वाला, कंधे पर एक विशाल कुल्हाड़ी उठाए हुए। दूर से ही उसकी भयंकर हत्या की भावना महसूस की जा सकती थी। खत्म। अब यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मेरे हाथ में चाकू एक धातु की आवाज के साथ गिर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी रोने वाला हूं। एक एक करके उनके चेहरे सफेद पड़ गए। शरीर कांपने लगा। उन्होंने कुछ दिनों तक भरपेट खाना खाया। ताकत बढ़ी, लेकिन अंदर से अभी भी मौत से डरते थे। इस तरह के हालात का सामना करते हुए बहुत कम लोग हैं जो कमजोर नहीं पड़े। शहर के खरगोश हैं। काले तूफान के दादा ने अनाज उधार लिया। काले तूफान ने शहर के नीचे घोड़े को रोका। कुल्हाड़ी से मुझे चंचाम पर इशारा किया। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। वरना जब शहर बड़ा होगा, मुर्गे और कुत्ते नहीं बचेंगे। बहुत ही घमंडी। मैं गुस्से से कांप रहा था, आधा डर से और आधा सच में गुस्से में। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक भी कड़ी बात नहीं कह सकता। तभी वांग गेनशिंग एक समूह के साथ आया। सबसे मजबूत लोग। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। वांग गेनशिंग ने मुझे इशारा किया। चनमन नहीं खोल सकते। मुझे पता था कि मैंने अपनी आवाज को दबाया और गुस्से में कहा। आवाज में गुस्सा था, लेकिन अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो वे चंचान तोड़कर अंदर आ जाएंगे। हम और भी बुरे तरीके से मरेंगे। बड़े भाई, हम मौत से नहीं डरते, एक मजबूत आदमी ने कहा। उसके हाथ में एक स्टील की कुदाल थी जो दीवार बनाने के लिए थी। हाँ, हम मौत से नहीं डरते। बड़े भाई ने हमें भरपेट खाना दिया, हमें इज्जत दी। यह जीवन बड़े भाई का है। हम उनके साथ लड़ेंगे। बुरा से कम हम भरपेट खाकर मरेंगे। ये लोग आंखों में लाल रंग लिए हुए हैं। वे चंसा के डाकुओं को घूर रहे हैं। उनकी आंखों में जैसे पत्थर की छाया है। मैं पूरी तरह से चौंक गया। मैंने समूह को देखा और अचानक एक बात समझ में आई। मैं डाकुओं से डरता हूं क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, जबकि ये शरणार्थी डाकुओं से नहीं डरते क्योंकि वे अभी नरक से बाहर आए हैं। उनके हाथ में बर्गर और कोक है जिसने उन्हें इंसान की तरह जीने दिया।
अब कोई उनके खाने के कटोरे को तोड़ने आ रहा, उन्हें फिर से उस स्थिति में लाना चाहते हैं जहां वे भूखे कुत्ते की तरह हों। यह उन्हें मारने से भी बुरा है। बड़े भाई, वांग गेनशिंग फिर से बोला। उसकी आवाज खुरदुरी और दृढ़ थी। कृपया आदेश दें। हम बड़े भाई के लिए लड़ने को तैयार हैं। हम बड़े भाई के लिए लड़ेंगे। 3000 लोगों की गूंजती आवाज एक साथ मिलकर चंसा के 800 डाकुओं की घमंड को दबा देती है। मैंने उन्हें देखा। मेरे दिल में तूफान चल रहा था। तुम किससे लड़ोगे? कुदाल और लेकिन जब मैंने उनके चेहरे देखे, मुझे पता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं अभी एक भी न कहता हूं तो शायद डाकुओं के आने से पहले ये पागल योद्धा मुझे ही फाड़ देंगे। मैंने एक गहरी सांस ली। मौत से मौत। यहां से आकर सिर कटवाने से बेहतर है कि मैं 800 डाकुओं के साथ नरक में जाऊं। कम से कम यमराज की सड़क पर अकेला नहीं रहूंगा। ठीक है। मैंने जमीन से चाकू उठाया और अपनी पूरी ताकत से चाकू चिल्लाया, चमन खोलो। क्या? वांग गेनशिंग और सभी लोग चौंक गए। चमन खोलना? क्या यह आत्महत्या नहीं है? मैंने कहा, चमन खोलो। मेरी आंखें भी लाल हो गईं। मैंने चंसा के काले तूफान की ओर इशारा किया। आवाज उत्तेजना से तेज हो गई। क्या वे अंदर नहीं आना चाहते? उन्हें आने दो। मैं देखना चाहता हूं क्या उनकी 800 की कुल्हाड़ी है या हमारी 3000 की मुट्ठी। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वैसे भी सबको मरना है। चंग में हाथ। वांग गेनशिंग ने मुझे देखा, जो पागल हो गया था। पहले वह चौंका, फिर उसने समझा और अत्यधिक प्रशंसा की। ऐसा है बड़े भाई, यह मृत्यु को जीवन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही देख लिया था। हम यह समूह चंचान नहीं रख सकते। इसके बजाय हम सक्रिय रूप से हमला करें, अपनी सबसे मजबूत ताकत के साथ दुश्मन को तोड़ दें। बड़े भाई वास्तव में युद्ध में अद्भुत हैं। हम साधारण लोग वास्तव में इसे नहीं भूल सकते। बड़े भाई की बात सुनो, चमन खोलो। वांग गेनशिंग ने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, चमन खोलो, मारो। भारी चमन ने चटकने की आवाज दी और धीरे धीरे खुल गया। चंसा के काले तूफान ने चौंक कर देखा। क्या हो रहा है? क्या यह आत्मसमर्पण है? नहीं। उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे लोगों को खाने आए हैं। उसने समझने से पहले ही देखा कि 3000 से अधिक लोग जो फटे कपड़े पहने हुए थे, जैसे ज्वार की तरह चमन से बाहर आ रहे हैं। उनके एक एक की आंखें खून से भरी हैं, मुंह से अनजाने में गरज रही हैं। चेहरे पर एक ऐसी पागलपन है जो जान देने को तैयार है। बर्गर के लिए एक आदमी चिल्लाते हुए अपने हाथ में कुदाल को घुमाता है और सीधे एक डाकू के घोड़े पर वार करता है। कोक के लिए एक और आदमी एक मजबूत पत्थर उठाए हुए है। अपनी पूरी ताकत लगाकर भीड़ के सब काले तूफान के डाकू पूरी तरह से पागल हो गए। उन्होंने लोगों को मारा है, खून देखा है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह के दृश्य नहीं देखे। यह शरणार्थी नहीं है, यह स्पष्ट रूप से नरक से निकले हुए राक्षस हैं। क्या वे जान देने को तैयार हैं? एक डाकू ने एक शरणार्थी की बांह पर वार किया। खून बहने लगा। उस शरणार्थी ने एक भी आवाज नहीं की। उसने डाकू की गर्दन पर काट लिया, एक टुकड़ा मांस खींच लिया। एक और डाकू की लंबी भाला एक मजबूत आदमी के कपड़े में घुस गई। उसे पीछे से आ रहे साथियों ने पत्थरों से पीट पीट कर मांस बना दिया। यह युद्ध नहीं है, यह नरसंहार है। 3000 लोग जो भरपेट खा चुके हैं, ताकतवर और मौत से नहीं डरते। 800 डाकुओं के खिलाफ हैं जो पल भर में डर गए हैं। युद्ध का दृश्य शुरू से ही एक तरफा था। मैं चंस्याम पर खड़ा होकर नीचे के दृश्य को देख रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने सोचा था कि यह एक भयानक रक्त युद्ध होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक तरफ वह समूह शरणार्थियों ने उन पागल योद्धाओं को मजबूर कर दिया। उनकी लड़ाई की शैली बहुत साधारण और प्रभावी थी। उनके पास कोई योजना या रणनीति नहीं थी। एकमात्र विश्वास था कि सामने वाले को मार डालें जो उनके बर्गर को छीनना चाहता था। एक व्यक्ति ने आधे लड़ा के खास अली घंटे में लड़ाई खत्म कर दी। चम्मन के बाहर हर जगह डाकुओं के शव और कटे हुए अंग बिखरे हुए थे। खून की नदियां बह रही थीं। 800 डाकू मरे हुए थे। केवल कुछ 100 लोग डरकर घुटने टेकने वाले थे, बाकी सब, लेकिन गिरने वाले लोग 100 से भी कम थे। काले तूफान का वह अभिमानी नेता 10 से अधिक मजबूत लोगों द्वारा जमीन पर दबा दिया गया। उसके 4 अंगों को पत्थरों से तोड़ दिया गया।
जैसे एक मरा हुआ कुत्ता चंचांग के नीचे खींचा गया। 3000 लोग खून और खौफ की गंध से भरे हुए चुपचाप चनवे खड़े हैं। फिर वांग गेनशिंग के नेतृत्व में वे एक साथ मुड़ गए और चंचान पर मुझे देखा। एक जोर की आवाज में 3000 लोग एक घुटने पर गिर गए। उनके हाथों में साधारण हथियार जमीन पर गड़ गए, जो एक समान आवाज में गूंज उठी। वांग गेनशिंग ने सिर उठाया। उसके खून से सने चेहरे पर एक अनोखी पागलपन और उत्साह था। उसने अपनी पूरी ताकत से एक गूंजती हुई चीख मारी, बड़े भाई, आप किसे मारना चाहते हैं? हम आपकी मदद करेंगे। यह जीवन आपका है, यह जीवन आपका है। 3000 लोगों की आवाज एक बाढ़ की तरह होगी जो आकाश को छू लेगी। मैं चंचाम पर खड़ा था, इस अद्भुत खौफ और पागलपन की आवाज से प्रभावित हुआ। बस एक पल में अंधेरा छा गया। एक पंक्ति लिखी, शुआंगफांग के आदेश के तहत 3000 राक्षसी योद्धा बिना किसी मेहनत के काले तूफान के 800 डाकुओं को मिटा देते हैं। उनके मन में बड़ी महत्वाकांक्षा है, गहरी चालाकी है, शायद कोई बुरा इरादा है। बहुत जल्दी। लिखने के बाद उसने एक छोटे बांस के ट्यूब में पत्र डाल दिया, जिसे एक चिड़िया के पैर पर बांध दिया और पूरी ताकत से उसे आसमान की ओर फेंक दिया। मैं वांग गेनशिंग और उनके द्वारा काउंटी कार्यालय में लाया गया। उस समय मैं सच में थका हुआ था। हाथ पैर ठंडे थे, दिमाग खाली था। मैंने उस खून से सने मजबूत लोगों को मुझे उठाते हुए देखा। जब मैं होश में आया तो मैं काउंटी कार्यालय की उस लगभग टूट चुकी मेज पर बैठा था। नीचे काले रंग में घुटने टेकने वाले लोग थे। सबसे आगे वांग गेनशिंग था। उसने पहले ही अपने घावों का थोड़ा इलाज कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे और उसकी पागल आंखों के साथ वह काले तूफान के डाकुओं से भी ज्यादा खलनायक लग रहा था। काले तूफान के 800 डाकुओं ने 623 लोगों को मार डाला, 127 लोगों को बंदी बना लिया। नेता काले तूफान को हमने 4 अंगों से बेकार कर दिया। सुनकर बड़े भाई ने आदेश दिया। वांग गेनशिंग की आवाज गूंजती थी, गर्व और श्रेय की भावना से भरी हुई। मैं इस युद्ध की कहानी सुन रहा। मैंने नीचे उस समूह को देखा। कुछ दिन पहले वे भूख से मर रहे थे। अब वे एक समूह बन गए हैं जो हानिकारक लोगों को मार सकते हैं। यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। बर्गर और कोक की शक्ति इतनी भयानक है क्या? सब उठो। मैंने मुश्किल से कुछ शब्द निकाले हैं। मैं खुद को थोड़ा गंभीर दिखाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। हमारे यहां हताहत हुए। हताहत कैसे हैं? अरे बड़े आदमी, वांग, हमारे भाई, 92 लोग युद्ध में मारे गए। 150 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। बाकी सभी हल्के घायल हैं। यह कल महल जाने में बाधा नहीं डालेगा। मैं चुप हो गया। 92 लोग मारे गए। भले ही यह संख्या युद्ध के परिणाम की तुलना में छोटी है, लेकिन यह भी 92 जिंदगियां हैं। मेरे दिल में थोड़ी चिंता है। ये लोग मेरे खाने की रक्षा के लिए मरे हैं। मारे गए भाइयों को बाद में दफनाया जाएगा। मैंने एक गहरी सांस। उनके पास भी कोई परिवार नहीं है। एक अच्छी जगह खोजो, उन्हें शांति से दफनाने दो। मुआवजा। मैं कहना चाहता था कि थोड़ा मुआवजा दो, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वह चेहरे से भी साफ थी। पूरे शुओफांग काउंटी का वित्तीय हाल बुरा है। मैं क्या दूं? वांग गेनशिंग ने मेरी सोच को भांप लिया और तुरंत कहा, बड़े आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मरना उनका सम्मान है। हम अमीर हो गए हैं। काले तूफान के डाकुओं से हमने बहुत सारे उत्कृष्ट लोग निकाले हैं। उनके घोड़े और हथियार भी हैं। यह हमारे मरे हुए भाइयों के लिए एक शानदार अंतिम संस्कार करने के लिए पर्याप्त है और एक अच्छी बात है। मेरी आंखें चमक उठीं। थोड़ी सी उदासी तुरंत कम हो गई। डाकुओं को लूटना है। मैंने यह चाय कैसे भूल गई? काले तूफान का डाकू शुओफांग पर्वत पर कई वर्षों से कब्जा जमाए हुए है। उन्होंने न जाने कितने व्यापारियों को लूट। मुझे दिखाओ। मैं अचानक उत्साहित हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जीवित हो गया। जल्दी ही सुगंधित गहने और ढेर सारे हथियारों को काउंटी के यार्ड में लाया गया। मैंने उन पीले सोने और सफेद चांदी को देखा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच में हो गया। अब मैं इस गरीब काउंटी में पहली बार धन पा गया हूं। मैंने सोचा, इस पैसे से अनाज खरीद सकते हैं, काउंटी के कार्यालय की मरम्मत कर सकते हैं और इन मरे हुए योद्धाओं के लिए कुछ अच्छे हथियार खरीद सकते हैं। यहां तक कि मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बना सकता हूं।
जब मैं धन के आनंद में डूबा हुआ था, वांग गेनशिंग ने फिर से बोलना शुरू किया। बड़े आदमी, आज काले तूफान के डाकुओं के सामने हमारे 3000 भाई आपके लिए हंसते हुए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई नेता नहीं है। अगर कोई मजबूत दुश्मन आता है तो हम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाएंगे। मैं बुजुर्ग हूं, कृपया बड़े आदमी हमारे लिए एक संगठन ये एक औपचारिक बात हो गई। मैंने नीचे उस समूह के लोगों की उत्साही आंखों को देखा। मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। मैं तो बस एक आलसी व्यक्ति हूं, मुझे कोई सेना नहीं बनानी है। अगर यह बात दरबार तक पहुंच गई तो क्या यह विद्रोह नहीं होगा? यह जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। मैंने हाथ हिलाया, इस मामले को टालने की कोशिश की। सब लोग आज थक गए हैं, पहले आराम करें, खाना खाएं। आज रात अतिरिक्त भोजन है, बात बदलने के लिए। लेकिन वांग डेंगशिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। बड़े आदमी, नाम सही नहीं होगा तो बातें सही नहीं होंगी। चूंकि हम बड़े आदमी की सेवा कर रहे हैं, हमें एक जोरदार नाम होना चाहिए। यह बड़े आदमी की गरिमा को भी दर्शाता है। हाँ, कृपया बड़े आदमी नाम दें। नीचे के लोग फिर से शोर मचाने लगे। मुझे एक सिर दर्द हो गया। नाम दें? किस नाम दें? क्या इसे बर्गर देवता या कोक आत्मघाती नाम दें? ये सुन, हे, मैंने अपनी आवाज को साफ किया, एक गूढ़ रूप बनाने की कोशिश की। इस समय इस अधिकारी के पास अपनी योजनाएं हैं। एक नाम केवल एक आभासी नाम है। असली ताकत दिल से आती है, आपके प्रति मेरी निष्ठा से आती है। आप जो करने जा रहे हैं वह ये आभासी नाम नहीं है, बल्कि आज की युद्ध स्थिति को मजबूत करना है और अपनी ताकत बढ़ाना है। समझे? मुझे लगा कि मैंने यह बात बहुत अच्छी तरह से कही है। यह पूरी तरह से सच में। जैसे ही मैंने बात खत्म की, नीचे तुरंत चुप हो गया। वांग गेनशिंग और कुछ प्रमुख लोग एक दूसरे को देखकर समझ गए। वांग गेनशिंग तो इतना उत्साहित हो गया कि उसका शरीर भी कांपने लगा। उसने फिर से मुझे एक इशारा किया। उसकी आवाज में श्रद्धा थी। बड़े आदमी, आप महान हैं। मैंने जोर से कहा, महान हूं मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने सुना कि वांग गेनशिंग ने एक ऐसी आवाज में कहा जो मुझे समझ में आ गई। बड़े आदमी ने कहा कि नाम आभासी है, असली ताकत दिल से आती है। यह हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। हमने अभी एक जीत हासिल की है, हम खुश हैं, जल्दी से सफलता की चाह में हैं। यह सैनिकों की योजना है। बड़े आदमी को डर है कि हम जल्दबाजी में गलत रास्ते पर चलेंगे। एक और आदमी ने भी कहा, बिल्कुल सही। बड़े आदमी ने कहा कि हमें युद्ध के परिणाम को मजबूत करना है और ताकत बढ़ानी है। इसका मतलब है कि हमें जीत के बाद भी चुपचाप ताकत जमा करनी है। यह क्यों ऑन लॉ? समझ में आया। बड़े आदमी हमें धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। बड़े आदमी का मतलब है कि अभी हमें अपनी इस विशेष सेना को उजागर नहीं करना है। मैं समझ गया। हमें अब कैदियों को इकट्ठा करना है, हथियार बांटने हैं और फिर और कठोर प्रशिक्षण करना है। जब समय सही होगा, बड़े आदमी एक इशारा करेंगे, हम आसमान में उड़ जाएंगे। बड़े आदमी दूरदर्शी हैं। हम वास्तव में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने उनकी एक बड़ी योजना। आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तो बस परेशानी नहीं मोल लेना चाहता। आप लोग मुझे अपने इरादे को समझने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन लोगों के साथ एक ही चैनल पर नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि कैसे जीना है, और ये लोग पहले से ही एक पूरी योजना बना चुके हैं। बड़े आदमी, हम समझ गए। वांग गेनशिंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अडिग विश्वास था। हम बड़े आदमी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज से हमने अपनी टीम बना ली है। सामान्य समय में हम सैनिक हैं, नाम की परवाह नहीं करते, बस बड़े आदमी के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। टीम नाम सुनने में अच्छा लगता है। मैंने मुंह खोला, कहना चाहा कि आप लोग बेवजह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वांग गेनशिंग की आंखों में ऐसा भाव था कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने वह बात वापस ले ली। छोड़ो, उन्हें जाने दो। यह पहले से ही इन उत्साही योद्धाओं द्वारा बंदूक से बंद कर दिया गया है और एक ऐसी अनजान सड़क पर तेजी से बढ़ रहा है, और मैं इस गाड़ी का चालक अब केवल यही कर सकता हूं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लूं और प्रार्थना करूं कि गाड़ी पलट न जाए। ठीक है, आप लोग देखिए। मैंने थकावट से हाथ हिलाया। सभी युद्ध सामग्री को अंदर लाओ। घायल लोग आराम करें, बाकी लोग खाना खाएं। सभी नियमों का पालन करें।
सभी लोग एक साथ चुप हो गए, फिर व्यवस्थित तरीके से बाहर। अचानक मैं अकेला रह गया और पूरे यार्ड में सोने और चांदी के खजाने। मैंने उन खजानों को देखा, लेकिन मुझे एक भी खुशी नहीं हुई। मैं कुर्सी पर लेट गया और लंबी सांस ली। मैं तो बस एक काले दिल वाला जनप्रतिनिधि बनना चाहता था, श्रम शक्ति का शोषण करना चाहता था, बस जीना चाहता था। यह विद्रोह की योजना में कैसे बदल गया? मुझे लगता है कि यह दुनिया सच में बहुत पागल है। काले तूफान के डाकुओं के नष्ट होने के दूसरे दिन मैं सूरज चढ़, मुख्य रूप से मन की थकान। कल के उतार चढ़ाव ने मुझे पिछले जीवन में मिले अनुभवों से भी ज्यादा उत्तेजित किया। पहले मैं डर गया, फिर अचानक जाग गया और अंत में पूरी तरह से मजबूर और निराश हो गया। मैं हल्की नींद में कमरे से बाहर निकला और देखा कि वांग गेंशिंग लोग यार्ड में काम कर रहे हैं। यार्ड पहले से ही साफ सुथरा था। कल की खून की गंध भी काफी कम हो गई थी। लूटे गए सोने, चांदी और हथियारों को वर्गीकृत करके रखा गया था। रात भर में ठीक कर दी गई थी। सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। बड़े आदमी, आप जाग गए। वांग गेंशिंग ने मुझे देखा और तुरंत अपना काम छोड़कर तेजी से मेरे पास आया और सम्मानपूर्वक झुक गया। हाँ, मैंने एक बड़ा यौन किया और अनायास पूछा, सभी लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमें दीवारों की मरम्मत नहीं करनी है? क्या दीवारें पहले से ही ठीक नहीं हो गई? वे बड़े आदमी, वांग गेंशिंग ने गंभीरता से उत्तर। शुओफांग की दीवार को 3 जांग ऊंचा और 1 जांग मोटा करना है। इसके अलावा हमें जंग के बाहर एक खाई खोदनी है, जाल और तीर टॉवर स्थापित करने हैं। मैंने सुना और चौंक गया। क्या बकवास है बीजिंग के मानक? आप लोग पागल हो गए हैं? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। शुओफांग काउंटी तो इतनी छोटी जगह है, इतनी